अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इसके कई लेक्चर्स होंगे। सो ये हमारा आज का जो पहला लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन है किसका, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्कोपी। सो हम इसको एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे कि इसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहा जाता है। Why it is termed as nuclear magnetic resonance spectroscopy? First of all, we have to consider nucleus. For example, ये कोई एटम है जिसका न्यूक्लियस हमने ये ड्रॉ किया, ये न्यूक्लियस है एटम का। तो न्यूक्लियस के अंदर जैसा कि हमें पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन जो हैं वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन है, एज वी ऑलरेडी नो डैट न्यूट्रॉन जो हैं उनका कोई चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटॉन है। सो हमें पता है कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी है और वो एक ख़ास रोटेशन में अपने ही गिर्द स्पिन होता है। सो ड्यू टू इट्स स्पिन इट प्रोड्यूसेस अ चार्ज। सो ड्यू टू इट्स स्पिन इट also produces a magnetic field and act as a magnet, small bar magnet, act as a small bar magnet. So ये magnetic field को establish करता है due to the charge and spin. So ये act करेगा as a tiny bar magnet. So इस tiny bar magnet को जब हम किसी external magnet की field में रखेंगे, external यानी हम एक बिगर मैग्नेट लेंगे। फॉर एग्जांपल इसका साउथ पोल इधर और नॉर्थ पोल इधर है और हमारे पास जो मैग्नेट है ये वाला जो प्रोटॉन से मैग्नेट बना था, जो प्रोटॉन का मैग्नेट बना था उसका साउथ पोल इधर और नॉर्थ पोल इधर है। फॉर एग्जांपल हमने इस प्रोटॉन को उठाकर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और जैसा कि हमें पता है कि साउथ साउथ से रिपेल करता है और नॉर्थ नॉर्थ से रिपेल करता है, जबकि नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट करता है। ये मैग्नेट की अपनी कुछ नेचर है, ये साउथ साउथ से हमेशा रिपेल करता है। तो जब भी एक बड़े मैग्नेट के साथ साउथ पोल छोटे मैग्नेट का रिपेल करेगा तो छोटा मैग्नेट जो है वो क्या हो जाता है, स्पिन हो जाता है। वो स्पिन होगा और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट, नॉर्थ इधर एंड साउथ इधर। अब ये क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। सो ये जो पोजीशन बनी है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहते हैं अल्फा पोजीशन। क्या कहते हैं, अल्फा पोजीशन। एंड जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो इसको हम प्लेस कर देते हैं ना फील्ड ऑफ रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये याद रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये रेडियो वेव के जरिए होती है। तो ये जो रेडियो वेव है इसकी एनर्जी की वजह से ये जो नीचे पोजीशन बन गई थी अल्फा पोजीशन, ये क्या हो जाती है, वापस कन्वर्ट हो जाती है पोजीशन दैट अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये पोजीशन है इसको अब हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बीटा पोजीशन। सो ये जो प्रोटॉन जो है, ये जो प्रोटॉन है इसकी जो अल्फा पोजीशन है, इसकी जो अल्फा पोजीशन है ये लो एनर्जी लेवल पे थी क्योंकि ये पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड थी, अट्रैक्ट हो रही थी। और जो बीटा पोजीशन है उसमें रिपल्शन हो रही है, ये हायर एनर्जी लेवल पे है। तो ये जो पोजीशन चेंज करने में एनर्जी लगी है रेडिएशन की, ये एब्जॉर्ब होती है और हमें ग्राफ मिलता है। सो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी इसको स्पिन करने में, उतना ज़्यादा सिग्नल आएगा और जितनी कम एनर्जी लगेगी उतना कम सिग्नल आएगा।
अब इसको एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा है। अभी हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्यों कहते हैं, वाई NMR इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एज वी ऑलरेडी नो दैट inside a nucleus there is a proton and a neutron. The proton is positively charged and neutron is neutral. The positively charged proton spin around its axis and produces a magnetic field. We put this magnetic field in a external magnetic field which is stronger than its magnetic field. Due to this magnetic field, it changes its direction in a magnetic field of external magnet, and then we apply a radiation of radio wave this on the alpha position, and the alpha position is at lower energy level. It changes into beta position which oppose the magnetic field, and the energy or radiation that absorbed to change this position is show on a graph. So we can say that nucleus is composed of neutron and proton. Proton are positively charged particle. Due to their positively charged and its spin around its own axis, a magnetic field is established. When this magnetic field is placed in a bigger magnetic field of external magnet and electromagnetic field, some resonance effect can occur. That's why this is termed as nuclear magnetic resonance. So the shifting of this alpha position to beta position, this changing of position is termed as resonance here, from alpha to beta position, from parallel to the bar magnet of external to, and then the beta position is that oppose the external bar magnet. Now there is some criteria for NMR spectroscopy. Criteria for NMR. And the criteria is spin quantum number of a compound must be more than 0. Spin quantum number, which is denoted by I, of an atom or a compound must be must be greater than 0. NMR एंड और ये ज़ीरो होता कब है, तो ये पता होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो होगा क्या, स्पेन क्वांटम नंबर, अगर ये स्पेन क्वांटम नंबर जो है ये ज़ीरो होगा तो वो वाला जो कंपाउंड है, वो वाला जो एटम है, उसका सिग्नल नहीं आएगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया NMR का नहीं है। और अगर वो ज़ीरो से ज़्यादा होगा तब सिग्नल आएगा। तो ये ज़ीरो कब होगा, और जब ज़ीरो होगा तो वो जो कंपाउंड होंगे वो NMR इनएक्टिव होंगे। पहले हम NMR इनएक्टिव देख लेते हैं। NMR इनएक्टिव कंपाउंड्स, फर्दर इसको डिटेल में हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। कंपाउंड्स, NMR इनएक्टिव कंपाउंड्स वो वाले हैं जिनका स्पिन क्वांटम नंबर 0 है। और वो 0 क्यों है, क्योंकि उनका
एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो है वो इवन होता है। अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो दोनों जो हैं अगर इवन होंगे तो ये जो क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, ये ज़ीरो होगा, और ये ज़ीरो होगा तो उसका सिग्नल नहीं आएगा। सो इनएक्टिव कंपाउंड्स में क्या होगा, इवन एटॉमिक एंड एटॉमिक mass number। फॉर एग्जाम्पल C12 6। अब इधर आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर भी इसका जो है वो इवन है और मास नंबर भी जो इसका है वो भी इवन है। सो ऐसे जितने कंपाउंड हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, NMR इनएक्टिव होंगे। बाकी एग्जांपल्स आप लोग सर्च कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि NMR एक्टिव कंपाउंड्स कौन से हैं। NMR एक्टिव कंपाउंड्स या एटम्स। एक्टिव वो वाले हैं जिनका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 0 से ज़्यादा है। और वो 0 से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उनका जो एटॉमिक नंबर है और प्रोटॉन नंबर है वो या तो दोनों ओड हैं, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों ओड हैं। जैसे कि अब देखते हैं हम एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन 1 और 1 दोनों ओड, या फिर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो है वो इवन और ओड है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का रिलेशनशिप इवन और ओड है। फॉर एग्जांपल कार्बन 13। अब इसमें मास नंबर जो है और जो एटॉमिक नंबर है उसका रिलेशनशिप क्या है, इवन और ओड। ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वो क्या है, उनका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 0 से ज़्यादा है। दैट्स वाई दे शो दे आर एप्लीकेबल फॉर NMR एंड दे आर टर्म्ड एज NMR एक्टिव कंपाउंड्स। आगे हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैसे जो NMR है वो 2 टाइप्स की आती है, 2 टाइप्स। पहली टाइप जो है वो ये है जिसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होती है। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिक्स होती है, और जो बाहर से हम रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दे रही हैं वो रेडिएशन जो है वो इंक्रीज करते जाती हैं हम। और दूसरी टाइप ये वाली टाइप है जिसके अंदर कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब जो रेडिएशन हमने देनी है वो कांस्टेंट होगी और हम क्या इंक्रीज करते रहेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते रहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम अपने आप को। एक्सप्लेनेशन। सो ये सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन है, आगे हमें देखना है कि क्या क्या अभी और पढ़ना है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने B0 से शो किया। मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को B0 से क्या किया, शो किया। इसके अंदर हमारे पास जो टाइनी बार मैग्नेट है, मींस प्रोटॉन है, उसकी डायरेक्शन अभी कोई भी है। फॉर एग्जांपल इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, और इसका नॉर्थ ऊपर है और इसका साउथ नीचे है। तो जब ये हम एक्सटर्नल बार मैग्नेट की फील्ड के अंदर रखते हैं
तो क्या हो जाता है, इसकी डायरेक्शन जो है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाती हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल रेडिएशन को इसके ऊपर इमिट करते हैं तो ये जो प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस जो है, ये क्या करता है, ये उसको एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, और रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस की वजह से, सॉरी, एब्जॉर्ब करने की वजह से रेजोनेंस होती है, और होते साथ ही इसकी डायरेक्शन अपोज करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। अब इधर दो तरह के इफेक्ट्स आ जाते हैं, एक को हम कहते हैं शील्डेड और एक को कहते हैं डी शील्डेड। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, पहला कंपाउंड CH3 एंड CH3। अब इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पर 3 H हैं, क्योंकि जो C है वो तो कार्बन 12 वाला है, उसके अंदर उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो 0 आएगा, और जो ये H3 है, 3H इधर एंड 3H दूसरी साइड पे, ये तीनों जो H हैं इनका सिग्नल आएगा। तो 3H का जो सिग्नल है उसके, क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, तीनों H के जो प्रोटॉन्स हैं उनके साइड्स पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली इनकी शील्ड होती हैं। तो इस वाले के साइड पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल 6 इलेक्ट्रॉन्स की शील्ड के अंदर है, और ये वाला भी अगर 6 इलेक्ट्रॉन की शील्ड के अंदर है, तो ये जो शील्ड है इलेक्ट्रॉन्स की, अगर ये इन तीनों के लिए भी इक्वल है और इन तीनों के लिए भी इक्वल है, अगर ये जो शील्ड है इन इलेक्ट्रॉन्स की, इसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द ये इक्वल है, तो हम इन प्रोटॉन्स को जो इस न्यूक्लियस के अंदर हैं उनको कहेंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, और इनका सिग्नल जो है वो क्या आता है, एक ही आता है, क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का सिग्नल हमेशा एक ही आएगा और वो थोड़ा बड़ा आएगा सिग्नल। ठीक हो गया जी। अब दूसरे कंपाउंड को ले लेते हैं इसके मुकाबले में। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है CH3 CH2 Br। अब इसमें अगर देखें तो CH3, ये जो CH3 है उसके गिर्द जितनी इलेक्ट्रॉन्स की शील्ड है वो CH2 के गिर्द जो है उससे वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि इधर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने इसको शील्ड किया हुआ था, वो शील्ड जिन्होंने किया हुआ था वो शील्ड इसकी कम हो जाएगी, यानी अब CH2 की शील्ड कम है और CH3 की जो शील्ड है वो ज़्यादा शील्ड है। तो CH3 की शील्ड ज़्यादा है, जिसकी शील्ड ज़्यादा होती है उस पर एक्सटर्नल मैग्नेट जो है वो कम असर करता है, और जब एक्सटर्नल मैग्नेट कम असर करता है तो वो इजीली क्या करता है, रेजोनेट हो जाता है रेडिएशन की वजह से। सो जब ये इजीली रेजोनेट होगा CH3, इसकी पीक जो है वो पहले आ जाएगी, और जो CH2 है वो थोड़ा मुश्किल से रेजोनेट होगा क्योंकि इस पर एक्सटर्नल मैग्नेट ज़्यादा असर कर रहा है। इसकी शील्ड कम है तो इसका जो सिग्नल है वो थोड़ी देर बाद आएगा। फॉर एग्जांपल पहले CH3 का सिग्नल आ जाएगा क्योंकि इस पे एक्सटर्नल मैग्नेट जो है वो कम असर हो रहा है, और जब वो कम असर हो रहा है तो इजीली इस पे रेडिएशन इमिट हो जाएंगी। एंड देन लेस शील्डेड वाले का आएगा, यानी CH2 का सिग्नल आएगा क्योंकि इस पे एक्सटर्नल मैग्नेट ज़्यादा असर कर रहा है। तो इसको अब ज़रा और क्लियर करके समझते हैं कि ज़्यादा शील्डेड होगा तो एक्सटर्नल मैग्नेट कम असर क्यों करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी एक्सटर्नल मैग्नेट, और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेट है
इसकी फील्ड के अंदर जब भी ऐसा प्रोटॉन जाएगा जो बहुत ज़्यादा शील्डेड होगा, जो बहुत ज़्यादा शील्डेड प्रोटॉन होगा, जब भी वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो सेकंड जो पोजीशन आएगी वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं होगी, बस थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल पैरेलल इसके नहीं होगा क्योंकि वो शील्डेड है। जब वो बिल्कुल पैरेलल नहीं होगा तो उसके लिए इजी है कि वो अब इजीली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और इसके ओपोज में अपनी फील्ड बना ले। और जब ये मतलब कि वो पूरी तरह से अल्फ़ा पोजीशन उसने अटेन ही नहीं की, वो इंटरमीडिएट स्टेट में रहा। जब अल्फ़ा पोजीशन पूरी तरह से अटेन नहीं हुई तो क्या हुआ, वो इजीली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके बीटा पोजीशन में चला गया। तो जब ये इजीली चला गया यानी कि कम एनर्जी लगी, जो कम एनर्जी लगेगी तो पीक इसकी पहले आएगी, यानी कि जो शील्डेड वाला है उसकी पीक जो है वो पहले आ जाती है एज कम्पेयर टू जो डी शील्डेड है, मीन्स जिसके ऊपर शील्ड नहीं है। उसको जब हम एक्सटर्नल बार मैग्नेट की फील्ड में रखते हैं, अच्छा ये जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ये क्योंकि ये डी शील्डेड है तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ही बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। जब ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, अब इसको वापस कन्वर्ट करने के लिए जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जब रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी तो इसकी पीक जो है वो ज़्यादा एनर्जी लेगी, तो थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे आएगी एज कम्पेयर टू शील्डेड वाले की पीक पे। ये वाला जो हमने पढ़ा है ये शील्डेड वाले के लिए बन जाएगी डायग्राम। ये जो छोटा एरो है वो प्रोटॉन के लिए है, तो ये है जी डी शील्डेड, डी शील्डेड। और ये जो है ये शील्डेड वाले के लिए। इस पर लिख सकते हैं शील्डेड। तो शील्डेड कैसे होगा, यानी उस प्रोटॉन के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उसके गिर्द ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होगा, उसके ऊपर जो एक्सटर्नल मैग्नेट है वो सही तरह से इफेक्ट नहीं करेगा, जैसे कि ये नज़र आ रहा है। तो वो सही तरह से बिल्कुल उसके पैरेलल नहीं होगा और एक इंटरमीडिएट पोजीशन में आ जाएगा। और जिस इंटरमीडिएट पोजीशन में रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी तो इजीली क्या हो जाएगा, इसके अपोज यानी कि बीटा पोजीशन पे मूव कर जाएगा। सो ये जब थोड़ी सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करके हो रहा है काम, तो ये क्या होगा, ज़ीरो के करीब सिग्नल आएगा। एंड अगर डी शील्डेड होगा यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शील्ड को हटा देगा। जब शील्ड हट जाएगी तो क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेट अच्छी तरह उसके ऊपर असरअंदाज होगा और वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेट के, एंड देन बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एंड इसकी पीक जो है वो ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे आएगी, यानी शील्डेड वाले से ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे आएगी। सो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शील्ड जो है वो प्रोटॉन के ऊपर बराबर है, जिन प्रोटॉन्स के ऊपर, उन प्रोटॉन को हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन, और ऐसे प्रोटॉन्स की पीक एक ही आती है। और जिनकी शील्ड अलग अलग है, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की शील्ड अलग अलग है, उनको हम कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की वजह से ही पीक्स जो हैं वो दो आती हैं या दो से ज़्यादा आती हैं। सो आज का लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। शुरू से एक बार देख लेते हैं। पहले हमने देखा कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्यों कहते हैं। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस because nucleus is composed of neutrons and protons. Protons are positively charged particles due to their
positive charge and spin around its own axis, magnetic field is established. When we place this magnetic field in a external magnetic field, an electromagnetic field, some resonating effect occur on a small magnet, and that's why it is termed as nuclear magnetic resonance. Then हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद क्या होता है, एक अल्फा पोजीशन पे चला जाता है, वो पैरेलल होती है किसके, एक्सटर्नल मैग्नेट के, एंड जब रेडिएशन अल्फा पोजीशन से एब्जॉर्ब होती है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाता है और अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और उस पोजीशन को बीटा पोजीशन कहते हैं। फिर हमने देखा कि क्राइटेरिया क्या है इसका, एनएमआर का, तो इसके अंदर स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, और 0 किन का होता है, जिनमें इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मास नंबर होता है उनका 0 है। फॉर एग्जांपल कार्बन 12/6 का, और जिनका 0 नहीं होता एनएमआर वो एक्टिव होते हैं, एनएमआर एक्टिव। सो किनका 0 नहीं होता, जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर ओड हो, या फिर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर इवन और ओड हो। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल तो आपके सामने है। दो टाइप्स की न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस आती है, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें एक वो जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, दूसरी वो जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होती है। तो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होती है उसमें हम बढ़ाते जाते हैं रेडिएशन को, और जिसमें रेडिएशन वाली फील्ड कांस्टेंट होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम इस प्रोटॉन वाले मैग्नेट को रखते हैं तो ये पहले तो उसके पैरेलल हो जाता है, इसको हम अल्फा पोजीशन कहते हैं, एंड देन जब एक्सटर्नल फील्ड देते हैं रेडिएशन की फिर ये उसके अपोज हो जाता है और बीटा पोजीशन आ जाती है। देन हमने डिस्कस किया कि शील्डेड और डी शील्डेड क्या होता है। शील्डेड वो जिस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हों वो शील्डेड है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से होगा। और शील्डेड जब होगा तो एक्सटर्नल मैग्नेट जो है वो पूरी तरह से उस पर असरअंदाज नहीं होगा, और जिसकी वजह से इसको थोड़ी सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ही बीटा पोजीशन पे जाने का मौका मिलेगा। दैट्स वाई इसका जो थोड़ी सी जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी तो 0 के करीब आएगी पीक, 0 हमेशा राइट साइड पे होता है तो राइट के करीब पीक आएगी, और जब डी शील्डेड होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो क्या होगा, पीक जो है वो थोड़ी लेफ्ट साइड पे आएगी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेट ज़्यादा असरअंदाज होगा और ज़्यादा हमें क्या लगेगा, हमारी एनर्जी लगेगी रेडिएशन की, जो ये एब्जॉर्ब करके बीटा पोजीशन पे जाएगा। फिर हमने देखा था इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कौन से हैं। सो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स वो हैं जिनकी जो इक्वली शील्डेड हैं, और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स वो हैं जो इक्वली शील्डेड नहीं हैं। सो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की एक ही पीक आती है, जबकि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की अलग अलग पीक्स आती हैं। So if you like that lecture, please share, subscribe, and don't forget to press the bell icon.